डिवीजन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एंड इस मीटिंग में हमें ज्वाइन करने वाली है एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड मैम, जो कि जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जो हमें ज्वाइन करने वाली हैं वो एक पीएचडी है इन इंडियन क्लासिकल डांस। एंड वो अपनी यूनिवर्सिटी टॉपर एंड गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने मास्टर्स में। एंड उन्होंने डांस करना शुरू किया था 3 साल की उम्र में। मतलब मैं तो उस टाइम ढंग से चलती भी नहीं होंगी, बट एंड उन्होंने 300 से ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर साक्षी मदान गांधी मैम with us today. Hello ma'am. Hello everyone. Namaskar. नमस्कार मैम। यस मैम, एंड आई वुड लाइक टू थैंक द डांस सोसाइटी जिन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है और हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ। Thank you. My pleasure. जब मेरी डांस क्लास होती थी, मैं भी कथक सीखती थी स्कूल में। Okay. पर कुछ छोटी क्लास में ही सीखा था, फिर वो छूट गया मेरे से। Okay. तो मेरी मैम भी सिखाती थी मुझे ये सब, मुझे याद है थोड़ा बहुत। तत्कार और तोड़े तोड़े भी होते हैं ना इसमें। बिल्कुल तोड़े यस टुकड़े मैम। करण आमद कवितंग बहुत स्टेप बाय स्टेप सब सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता रहता है ये सब। ये मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी स्कूल में। Okay. मैं वायलिन बजाती हूँ, तो Okay, वो भी wow. अभी थोड़ा सा मिस हो गया है। अरे नहीं आप आर्ट आई थिंक आप जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रही हैं, डॉक्टर्स में लाइन में है या किसी भी आई थिंक लाइन में है, पर एक आर्ट जो है मुझे लगता है कि हर बच्चे को बचपन से ही हर माँ बाप को सिखा देनी चाहिए, क्योंकि एक जो बर्डन रहता है ना, आर्ट उसको बिल्कुल कम कर देता है। आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस करने में आर्ट फॉर्म्स है वो आपको बहुत बहुत ही सहयोग देती है। तो एक आर्ट फॉर्म मुझे लगता है हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को जरूर सिखाना चाहिए। और अगर शास्त्रीय किसी विधा में जाए या नृत्य या संगीत में तो और भी अच्छा, चार चांद लग जाएंगे। यस मैम, बिल्कुल। और जब हम ये सब सीखते हैं तो हमें नई नई चीजें, हमारे पर्सनालिटी डेवलप होती है, क्योंकि डांस Exactly. करने में और कोई आर्ट फॉर्म सीखने में बहुत पेशेंस और बहुत ही ज्यादा फोकस, डेडिकेशन चाहिए होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप सीखते हैं, आप कथक की ही मैं बात करूँ तो अब आप तत्कार करते हैं या कुछ भी चीजें करते हैं, तो जो आपके अंदर शास्त्रीय नृत्य जो गुण देता है आपको, विशेषताएं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपके अंदर एक एज अ नेचर ही बन जाता है आपका। वो आपने अगर सीखा आप सबसे पहले आप रूम में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, एक वो हैबिट आपके अंदर जो रिस्पेक्ट की है वो आ जाती है। फिर आप जब सीखते हैं तो आपके अंदर पेशेंस आता है, क्योंकि आपको घंटों रियाज करना होता है इसका, एक लय के साथ अपने आप को तालमेल बनाना होता है, एक संतुलन क्रिएट करना होता है आपने, और एक लाइफ में फोकस, जैसे आपने बोला कंसंट्रेशन। आपका जो डांस है वो ना ही सिर्फ डांस बल्कि आपकी नॉर्मल लाइफ में भी ये जो चीजें हैं डांस से जो आपको मिलती हैं, वो आपको आपकी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल करती हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में। ऐसा मेरा मानना है। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मैम आपने। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे शो के आप जज रह चुकी हैं, एंड आप टीचर भी हैं, आप डांस सिखाती भी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसी जर्नी थी आपकी, मतलब क्या बोलते हैं, जज बनने में और टीचर बनने में आपको कैसा कैसा लगता है बच्चों को पढ़ाते हुए, सिखाते हुए? देखिए बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, जजमेंट पे आना और टीचर बन जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। टीचिंग लाइफ अपनी जगह है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने टीच किया है, तो मेरे पास जब स्कूल में स्टूडेंट्स आते थे, मैं एज अ प्राइवेट टीचर मैंने जॉब किया है, तो 1st to 10th क्लासेस रहती थी। तो मैंने जो बच्चों को सिखाया है कि आप सबसे पहले देखिए, जो स्कूल लेवल पे बच्चे होते हैं वो शास्त्रीय नृत्य से बहुत ही अनभिज्ञ होते हैं, इतना नहीं उनको जानते वो सब। तो मैंने सबसे पहले उनको आके कैसे प्रणाम करना है, आप स्टेज पे जब आते हैं तो कैसे आप प्रणाम करिए, वो सब मैंने उनको सिखाया, उनको बताया, 2 मिनट मेडिटेशन करिए। उसके बाद मैंने उनसे क्लासेस जो है उनकी स्टार्ट करवाती थी। तो एक माहौल मैं हमेशा क्रिएट करके रखती हूँ कि बच्चों का जो माइंड है वो फोकस्ड रहे, और एक
अच्छी पॉजिटिव नोट पे है जो वो है वो स्टार्ट हो यस हमेशा से मैम। ही। और जजमेंट का आप पूछे तो वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। जब आप जज बन जाते हैं तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो है वो चीज आप पे आ जाती है कि आपको इतने लोगों को जज करके आपको उनमें से एक विनर निकालना है। तो वो भी बड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशंस वो भी मैंने बहुत हैंडल की हैं। तो वो एक अपना एक लेवल है। टीचिंग टीचिंग सिखाना सीखना है, और जजमेंट जो है सीख के अपने आप को एक बच्चों एक जजमेंट वाली जो चीज है वो आपको प्रेजेंट करनी है। तो वो दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। तो जैसे आपने बोला कि आप बच्चों को सिखाने से पहले माहौल सेट करती थी, वैसे ही बिल्कुल। मुझे भी याद है जब हम राग बजाते हैं कोई, तो हम उसकी ओके। पकड़ बजाते हैं, है ना मैम, ताकि वो ओके। माहौल बन जाए उसका। हॉल और बन जाए। फिर यस मैम, तो वो म्यूजिक और डांस में वो एक कॉमन चीज है। बिल्कुल, तो हमारे नृत्य में जब हम शुरू करते हैं तो एक उठान जो होती है तबला पे, जो तबला वादक रहते हैं तो वो एक उठान बहुत अच्छी सी एक प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी आपने देखा भी होगा गणेश वंदना से पहले एक मैंने छोटा सा पीस रखा था, ताकि एक जो माइंड सेट है एकदम बिल्कुल वो शास्त्रीय नृत्य वाला, और वो जो चीजें हैं एकदम परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स है आपके अंदर एक बार आ जाए तो वो माइंड सेट हो जाए और उसके बाद आप बस शुरू हो जाओ। बिल्कुल, वो यस कथक मैम। हर नृत्य में भी वो रहता है। यस मैम। जी। मैम, और आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको। तो कौन सी बेस्ट मेमोरी है आपकी जो आप बहुत ज्यादा चेरिश करती हैं? अ, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सवाल है। मेमोरीज तो बहुत है, पर मैं अपनी एक बेस्ट जरूर आपको बताना चाहूंगी। जब मैंने मॉरिशस में परफॉर्म किया था, एक डांस फेस्टिवल में हमारा जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नीफा, उनके थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ, हम लोग मॉरिशस में परफॉर्म करने गए। तो जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो जो सामने चीफ गेस्ट बैठी थी, शी वॉज ऑल्सो कथक डांसर। तो वो मेरे परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो स्टेज से उठकर आई मेरे पास, नीचे से और अपने चेयर से, और स्टेज पर आई मेरे पास, और सेंटर में खड़े होके उन्होंने मुझे बुलाया दोबारा और मेरा माथा चूमा। तो मतलब इट वाज सच अ मेमोरेबल मोमेंट। और मुझे वहां स्टेज पर उन्होंने बोला कि वहां साक्षी, बहुत दिनों बाद इतना मजा आ गया आज। तो ये वर्ड्स उनके थे जो मैं आज तक नहीं भूलती। और उसके अलावा भी जो उस फेस्टिवल में कुछ गर्ल्स थी वहां, जब हम मॉरिशस गए तो उन्हें मैंने सिखाया भी कुछ नमस्कार, तोड़े टुकड़े, छोटा उस टाइम जितना भी समय मिला उन्हें करवाने का वो किया। और एक और बड़ी चीज वहां पर हुई कि जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी उस समय थे वहां पर। तो उन्होंने हमारी सबकी परफॉर्मेंस देख के हमें अपने घर पर, प्राइम मिनिस्टर ने लंच पर इनवाइट किया था। तो हम लोग बकायदा उनके घर बैठ के हमने उनके साथ लंच किया, प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटोज क्लिक करवाई हमने। तो वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था जो मैं आज तक नहीं भूलती हूँ। वाओ मैम, बहुत बहुत ही अच्छे मैम। और मैंने अभी आपकी परफॉर्मेंस देखी एंड मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि क्यों वो जज ने आके आपकी इतनी तारीफ करी, बिकॉज आप सही में बहुत अच्छा डांस करती हैं मैम। थैंक यू सो मच दीक्षा। यस मैम। मैम, एक सवाल है मेरा आपसे कि जी। क्या कभी आपकी जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करी हैं आपने, कोई जैसे आगे बढ़ने में, जैसे अपना करियर फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं? नहीं, आई थिंक ऐसा तो मुझे याद नहीं ऐसा कभी हुआ हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, तब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पर मेरे आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमेशा से ही मैं, मेरी फैमिली कहूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर या मेरे ब्रदर, या आप मेरे गुरु लोगों का सपोर्ट, या फिर अगर मैं आफ्टर मैरिज की बात करूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सबका मुझे हमेशा से ही सपोर्ट रहा है और मिल रहा है। तो उसके लिए आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है, और भगवान करे कि कभी आए भी ना। यस मैम, बिल्कुल। मैं भी यही आशा करती हूँ मैम। और जैसे अगर कोई आर्टिस्ट है जो कि जिसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपने करियर में और अपना जो टैलेंट है वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगी कि वो क्या करे? हम्म, अ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि अगर कोई आर्टिस्ट, अगर अच्छे से उसको राह नहीं मिल रही है कुछ करने की, तो सबसे पहले मुझे लगता है उसे एक अच्छे गुरु का चयन करना चाहिए।
लाइफ में एक अच्छा गुरु ही आपको है, जो वो अच्छी जो राह है, वो मार्ग है, वो ही दिखा सकता है, उससे ऊपर कोई नहीं। गुरु बहुत होते हैं, मगर एक अच्छा गुरु जिसे अच्छा ज्ञान हो, अच्छी नॉलेज हो, वैसा गुरु अगर आप चुनते हैं तो आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ते हैं। रीजन क्योंकि एक जो गुरु है, वो आप अगर उसके पास सीख रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। लोग तो बहुत सीखते हैं, अलग अलग तरह के लोग सीखते हैं, और सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, सबके करने का तरीका अलग होता है, सबके भाव अलग होते हैं, मगर आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या आपको इस लाइन में टीचिंग में जाना चाहिए या परफॉर्मर बनना चाहिए या नहीं, वो आपके अंदर वो बात है या नहीं, वो आप एक अच्छे गुरु ही आपको बता सकते। यस मैम, बहुत ही सही बात है मैम, क्योंकि एक अच्छा गुरु ही एक अच्छा शिष्य बनाता है, जैसे बिल्कुल। आपने बताया था। मैं आपके शब्द वापस बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। और मैं जानती हूँ कि आपने कुछ कुछ एक्टिंग भी करी है, आपने एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, आइकॉनिक प्ले करा है आपने एक भगत सिंह जी का, जी और आपने कई बार बाबा रामदेव जी के सामने भी परफॉर्म करा है। जी जी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपका डांसिंग डांसिंग से एक्टिंग की तरफ कैसे इंक्लिनेशन हुआ। डांसिंग से एक्टिंग, एक्चुअली ऐसा अगर आप एज अ डांस आर्टिस्ट मुझे पूछती हैं तो जो आर्टिस्ट है, जो नृत्य की फील्ड में, शास्त्रीय नृत्य की स्पेशली में है, तो जो नृत्य है और अभिनय है, वो उसका ऑलरेडी ही एक अंग है। उसको एक्टिंग दोबारा से कुछ सीखना वो सब नहीं, शायद नहीं उतना होता, क्योंकि हम लोग कथक में बहुत सी कथानक प्रस्तुत करते हैं, स्टोरी टेलिंग नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत करते हैं, तो अलग अलग किरदारों का जो अभिनय हम लोग करते हैं, कभी कृष्ण है, कभी राधा है, कभी मीरा है, कभी यशोदा है, कभी कान्हा है, तो हर एक का जो रोल हम प्ले करते हैं, तो वो एक अभिनय का जो अंग है वो ऑलरेडी ही हमारे अंदर होता ही है एक आर्टिस्ट के अंदर, तो वो सीखने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, जो ये भगत सिंह की आपने प्ले की बात की, रुझान तो हमेशा से ही है, नृत्य है तो अभिनय भी है साथ में, वो सब जुड़ा ही हुआ है। तो भगत सिंह एक्चुअली हमारे सिटी में ही एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुझे इनविटेशन आया कि आप क्या ये भगत सिंह के प्ले में एक रोल करना चाहूंगी, जो एक नरेटर का था, जो पूरे ही भगत सिंह की स्टोरी को नरेट करती है, एक नरेटर, तो उसका एक रोल था। तो वो मुझे जो थ्रू आउट पूरा प्ले प्रेजेंट करना होता है, पूरे 2 घंटे के प्ले में मेरा रोल होता है, तो वो मैंने उनको हाँ बोली, हमने लाइट एंड साउंड वो ड्रामा था भगत सिंह का, तो उसकी हमने प्रैक्टिस की, हमने परफॉर्म किया, और इनफैक्ट हमने ऑल ओवर इंडिया आई थिंक इतने उसके शोज किए हैं लाइट एंड साउंड भगत सिंह के, मतलब बहुत ही जगह जगह हमने जाकर उसको परफॉर्म किया है, तो और बहुत ही अप्रिशिएशन उससे भी मिली है हमें। यस मैम, बहुत अच्छी बात है मैम। आपने बिल्कुल सही बोला कि डांस डांस के अंदर ही एक्टिंग का एक पार्ट है। एग्जैक्टली। मैम, क्योंकि जब हम कोई भी कथा प्रस्तुत करते हैं तो फिर हम अपने डांस स्टेप से ही वो सब हमें दिखाना होता है ऑडियंस को, तो उसमें एग्जैक्टली, एक्टिंग आ ही जाती है। वो आई जाती है, बिल्कुल आती है। तो वो एक नृत्य और अभिनय दोनों ही एक एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं, तो अलग नहीं है, एक ही है, उसी में ही सब कुछ है। यस मैम, बिल्कुल मैम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, क्या जी। ये सही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। जो ये नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की विधा ही है, जो वो जुड़ी ही कला और साधना से है, इसका संबंध ही इससे है, क्योंकि ये परमात्मा की कला है। और तो ध्यान जो शब्द है बिल्कुल इसके साथ सही जाता है, क्योंकि आप देखिए व्हाट इज मेडिटेशन एक्चुअली, क्या है मेडिटेशन? जब आप अपने सभी इंद्रियों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद उसे फोकस करके हम परमात्मा की याद में जुड़ जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं, तो वो जो अवस्था होती है, वो जो पोजीशन है, दैट इज मेडिटेशन। आपका ध्यान सिर्फ परमात्मा की तरफ है, आप थॉटलेस हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, आपको आपका मन शांत होता है, वो एक मेडिटेशन की स्टेज है, दैट इज मेडिटेशन। और अगर हम उसी चीज को आप बोलते हैं कि नृत्य ध्यान है, तो बिल्कुल कि जब हम आप एक चीज का घंटों रियाज करें, तो एक समय ऐसा आता है तो आपको कुछ
और चीजों का विचार ही नहीं रहता बिल्कुल भी माइंड में। सिर्फ आपको लय दिख सुनती है और आपके पैर चल रहे हैं, वो भी अपने आप एक समय पे ऑटोमेटिकली ही चलते रहते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ता आप कर क्या रहे हैं, बस वो चलते ही जाते हैं, आप थॉटलेस हो जाते हैं, आप बस उसी धुन में आप करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। तो वो एक ध्यान जो है वो आत्मा से उस टाइम जो है वो कनेक्ट जुड़ जाता है, तो वो ध्यान की अवस्था वो वहां क्रिएट हो जाती है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। बिल्कुल मैम, यस मैम, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ। सो मैं जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया है इस फील्ड में, डांस की फील्ड में, क्लासिकल डांस की फील्ड में। तो जी। अब आगे आपका क्या विजन है, आप कहाँ लेके जाना चाहती हैं अपने आर्ट को? देखिए, जैसा कि आजकल की दुनिया कितनी आधुनिक हो चुकी है, वर्ल्ड कितना मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, नई नई तकनीकी चीजें आ रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि जो ये शास्त्रीय नृत्य कला है, संगीत हो या नृत्य हो, ये कहीं उसमें गुम ना हो जाए। तो इसके जो अवेयरनेस है ये बहुत जरूरी है, आजकल के समय में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज भी आप देखिए, मैं ये क्वेश्चन हमेशा से अभी तक कितने सालों से सुनती आ रही हूँ। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैंने कथक में एमए किया है, पीएचडी किया है, तो ये क्वेश्चन, एक एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो हमेशा सबके चेहरों पे रहते हैं, अच्छा इसमें भी एमए होती है, अच्छा इसमें भी कथक होता है, पीएचडी होती है। तो ये मतलब जो क्वेश्चन है ये कब तक मतलब सुनने को मिलेगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि इस फील्ड में भी एक स्कोप है जो उनको हमें देखना है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें काम करना है तो हमें रूट लेवल से स्टार्ट करना होगा। रूट लेवल माने कि जैसे सीबीएसई के स्कूल्स हैं या उनमें मैथ, साइंस, एसएस, ये सब जो सब्जेक्ट्स है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। तो क्यों नहीं कि जो शास्त्रीय नृत्य की विधा है, नृत्य है या संगीत है, उसको भी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया जाए। अगर आप वो चीज वहां से शुरू हो जाती है तो वो बेसिक लेवल है। तो वहीं से जो बच्चों में जो कला और संस्कृति की जो नॉलेज है वो वहीं से ही शुरू हो जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वहीं से बेसिक लेवल से बच्चा स्टार्ट हो जाएगा सीखना समझना। और इनफैक्ट जो भी ऑटोमेटिकली अवेयर हो जाएंगे इस फॉर्म के जरिए। तो मेरा मानना है कि ये यहीं से अगर स्टार्ट हो जाए, एक दिशा मिल जाए हमारे शास्त्रीय कलाओं को, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से एक बच्चे का जो फ्यूचर है वो बनना स्टार्ट होगा। और इनफैक्ट जो आप यहाँ जो बच्चे सीखेंगे करेंगे, तो और जो बच्चे इस फील्ड में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी स्कोप निकलेगा। तो वो भी एक फायदा रहेगा। तो क्योंकि इस प्रोफेशन में जब आप आते हैं तो स्कोप होना भी हर चीज का बहुत जरूरी है। आप सीख के अब आप क्या, तो कुछ ना कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी उन लोगों को भी चाहिए, और तभी हो पाएगा जब इस चीज में कुछ और अवेयरनेस क्रिएट होगी। ये मेरा मानना है। क्यों, और एक छोटा सा एग्जांपल इसका मैं दूंगी, जहां मैंने जॉब किया था, जब मैं वहां स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था, तब वहां पे भी सब लोग यही वेस्टर्न और ये सब डांस फॉर्म बच्चे करते थे। तो मैंने वहां जाकर, मेरे पास फर्स्ट टू टेंथ तक की क्लासेस थी, तो मैंने उनका जो सिलेबस रहता है बच्चों का स्कूल का, तो उसमें मैंने जाकर फर्स्ट टू टेंथ जो है वहां कथक को इंट्रोड्यूस किया था। तो कथक सब्जेक्ट को मैंने सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया था वहां पर। तो सब लोग बहुत हैरान हुए थे, अच्छा इसमें भी सिलेबस भी होता है, तो अच्छा ये भी एक सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो मैंने वो पहल की थी। तो ये मैं मुझे बहुत अब उस पे भी गर्व है कि हाँ, मैंने कुछ शुरुआतों की कुछ एक अंश रखा मैंने अपनी तरफ से भी। यस मैम, बिल्कुल। एक बात तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आजकल जो हमारा नेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत अपना रहा है। हालांकि इसमें एग्जैक्टली कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमें अपना जो रूट्स है, अपने जो हमारा क्लासिकल डांसेस हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, जो भी हमारे कंट्री का है, वो हमें बिल्कुल। पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जैक्टली एक मैं थोड़ी सी स्टोरी जो मैंने एक बुक्स में पढ़ी है वो एक याद आ गई मुझे, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि एक स्टोरी हमें बुक्स में सुनने को मिलती है कि जब देवतागण ब्रह्मदेव के पास गए थे, ऐसा लिखा है कि जब पृथ्वी पे बहुत ही नेगेटिविटी और अहंकार, लोभ, ये सब बहुत बढ़ गया, तो सारे जो देवतागण हैं वो ब्रह्मदेव के पास गए थे कि ब्रह्मदेव हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये जो चल रहा है दुनिया में ये सब थोड़ा पॉजिटिव हो, कुछ मनोरंजन भी हो, कुछ लोगों का ध्यान अलग हो उसके लिए। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया था कि जो हमारे चार वेद हैं, आपने सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके अलावा एक पंचम रचना की थी ब्रह्मदेव ने नाट्य वेद के रूप में।
तो जो नाट्य वेद था वो कला संस्कृति से ही जुड़ा हुआ था। तो वो जो उसका सोचिए, जब ब्रह्मदेव ने देवतागण इस चीज को मानते हैं कि नेगेटिविटी हटाने के लिए एक कोई कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीज चाहिए हमें। सोचिए, जब देवतागण ने भी ये अप्रूव किया, उन्होंने भी माना इस चीज को, तो हम क्यों नहीं इस चीज को, हमारे पास तो अब तो वो सिलेबस भी है, पुस्तकें भी हैं, वो ग्रंथ भी हैं, साहित्य भी, अब तो हमारे पास सब मटेरियल भी है, तो क्यों ना, अब क्यों नहीं हम इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या स्कूल लेवल पे क्यों नहीं अब इसको स्टार्ट करते, तो वो भी एक पहल जरूर होनी चाहिए अब। यस मैम, बिल्कुल। मुझे तो ये पता ही नहीं था ये स्टोरी के बारे में। सो जैसे मुझे नहीं पता है, वैसे ही काफी जी लोगों को नहीं पता होगा। कोई बच्चे बिल्कुल। को नहीं पता होगा, बड़े लोगों को भी नहीं मालूम होगा इस बारे में। वही तो तभी मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो अवेयरनेस हमें बिल्कुल चाहिए इस फील्ड में। बिल्कुल मैम, सही में। एंड जैसे जैसे हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे ना, तो लोगों का इंडियन कल्चर की तरफ और प्यार बढ़ जाएगा। जब वो और एग्जैक्टली। जानेंगे इन सब चीजों के बारे में कि पहले डांसेस कैसे होते थे, अभी इंडियन डांसेस कैसे हुए हैं, जो ट्रांजिशन है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मैम। बिल्कुल। एक आप अगर आप देखें, एक बच्चा अगर कोई अलग विधा सीख रहा है या एक बच्चा शास्त्रीय नृत्य सीख रहा है, तो आप दोनों को अगर कंपेयर करें कि दोनों के जो नेचर, हाव भाव, स्वभाव में, आप शास्त्रीय नृत्य को जो सीख रहा है उसको बिल्कुल ही अलग ही पाएंगे। उसका जो बोलने चलने का तरीका होगा या बात करने का, उसका हर चीज को नाप तोल के कहने का, वो अलग ही जो रिस्पेक्ट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी हर उस इंसान में जो शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है या शास्त्रीय किसी भी विधा से जुड़ा है। बिल्कुल मैम। तो ये जर्नी आपके लिए कैसी थी? मतलब आपको कैसा लगा बचपन में जब आप डांस करती थी, क्या लगता था आपको? और आपको क्या पुश करा ये प्रोफेशन फॉलो करने के लिए? आप देखिए कि 3 साल की थी मैं जब, बहुत छोटी थी, तो मेरा अपना पहला परफॉर्मेंस दिया। तो और उसी एज में मैंने अपना कंपटीशन भी, एक 3 साल में ही फर्स्ट कंपटीशन भी किया, डांस कंपटीशन, जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो ऐसे ही ये जर्नी स्टार्ट हुई। स्कूल लेवल में मैं परफॉर्म करती थी, सब टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते थे उस समय। तो एक दिन एक दुर्गा पूजा फेस्टिवल में हम लोग गए, मेरी सिटी में हुआ ऑर्गेनाइज, तो मेरे पापा लेकर गए, मैंने परफॉर्म किया वहां पर। तो वहां की जो चीफ गेस्ट थी, तो उन्होंने मुझे आकर बोला, ये लड़की तो बहुत फिरकी की तरह घूमती है और डांस करती है, तो इसे प्लीज आप कथक में डालिए। तो क्योंकि कथक का जयपुर जो घराना है वो भी बहुत ही तेज तैयारी के लिए माना जाता है, तो मेरे पापा ने तो मुझे क्लासेस में उस समय डाला। तो मैंने बहुत छोटी एज में ही डांस शुरू कर दिया था सीखना। और ऐसे ही मेरी जो डांस क्लासेस थी और मेरी स्कूल लाइफ थी, जो दोनों ही पैरेलल हमेशा चलती रही। तो मैं बताना चाहूंगी, तो मेरे जो फादर हैं वो भी जैसे ही वॉज असिस्टेंट बैंक मैनेजर, तो वो ऑफिस से आते थे और बाहर ही हॉर्न मारते थे कि साक्षी चलो क्लास का टाइम हो गया है। और अंदर भी नहीं आते थे, सीधा सुबह से गए हुए, और मुझे लेकर सीधा डांस क्लास पे गुरुजी के पास हमने जाना। 2 घंटे पापा ने वहीं बैठना, वहीं चाय पानी पीना, इनफैक्ट कभी वहीं सो जाना, इतना भी होता था। तो वो भी स्ट्रगल उन्होंने मेरे साथ भी किया है। और उसके बाद तो ये जर्नी चलती रही, और गुरुजी के साथ ही मैंने अपना जो पहला ऑल इंडिया नेशनल, मैंने इलाहाबाद में हुआ डांस कंपटीशन, वो जीता। उसके बाद उड़ीसा में 3 बार मुझे नेशनल अवार्ड मिला, डांस में, कथक में और फोक में भी। शिमला में भी मैंने ऐसे ही परफॉर्म किया। उसके बाद मैं जब कॉलेज लेवल पर आई, तो कॉलेज लेवल में भी 3 टाइम मैं यूनिवर्सिटी विनर रही हूँ यूथ फेस्टिवल में। तो ये जर्नी ऐसे ही अब चलती रही है। अभी पीएचडी की है रिसेंटली 2017 में मैंने, डॉक्टर डेजिया वालिया जो है मेरी गुरु हैं, उनके अंडर मैंने पीएचडी की है। तो दुबई ग्लोबल विलेज फेस्टिवल, मॉरिशस डांस फेस्टिवल, इन सब जगह भी मैंने परफॉर्म किया है। तो बहुत ही अभी तक चल रही है जर्नी, और आगे भी होपफुली चलती रहेगी। यस मैम। हम जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा ने बहुत सपोर्ट करा आपको, तो ये तो बहुत सच बात है कि अगर माता पिता का सपोर्ट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। बिल्कुल, उनका सपोर्ट तो, और उनके आशीर्वाद के बिना आप कुछ भी नहीं बन सकते लाइफ में। उनका सपोर्ट तो आपको लाइफ के हर मोमेंट पे, हर फेज पे आपको चाहिए। यस मैम। हम जैसे माता पिता का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो हमारे गुरु होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे सक्सेस में। तो क्या आप बताना चाहेंगी अपने गुरुज के बारे में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो पहली गुरु है, इनफैक्ट मैं कहूंगी जब मैं 3 साल की थी मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, तो मेरी फर्स्ट गुरु तो मेरी सिस्टर ही थी, खुशी चावला, जिनसे मैंने पहला परफॉर्मेंस सीखा।
उसके बाद तो गुरुओं का सिलसिला बढ़ता ही रहा। जैसे मेरे उसके बाद मेरी लेट पंडित लक्ष्मी नारायण जी जयपुर घराने से थे, उनके बेटों से राजू सर, हरीश सर से सीखा, उनसे सीखा। तो उनकी भी एक बात मैं बताना चाहूंगी। जब मैं गुरुजी से सीखती थी उस समय, लक्ष्मी नारायण जी से, तो उनकी एक लेग काम नहीं करती, उस समय नहीं करती थी, तो वो बैठकर ही सिखाते थे हमें सब हैंड मूवमेंट्स करना या कुछ तत्कार करना या कुछ एक्सप्रेशंस करना, वो सब हमें बैठे बैठे ही सिखाते थे। तो हम उसके जब भी मैं तत्कार करती थी तो उनका क्या था, अगर कुछ भी पैरों में गड़बड़ हुआ या कुछ कमी आई तो एक तबला रहता है, वो तबला बजाते थे, तो वो ट्यूनिंग के लिए एक हथौड़ी रहती है हमेशा उनके पास, तो वो हथौड़ी ऐसे स्लिप करके फ्लोर पे मारते थे वो, कि अगर जरा सा भी गलत हुआ तो ये आएगा। तो ऐसे हमने सीखा है। तो इनफैक्ट मैं लकी समझती हूँ कि ऐसे गुरुओं से मैंने सीखा है, क्योंकि इतनी शिद्दत से आजकल बहुत कम ही गुरु हैं जो इतनी पेन लेके कोई सिखाता है। सब आजकल क्या कहते हैं, 1 घंटा हो गया, चलो क्लास का टाइम खत्म। वो जो पेन और शिद्दत जो गुरुओं में होनी चाहिए, वो मैंने उन गुरुओं से सीखी है। तो आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट थी। और उसके बाद मैंने राजेंद्र गंगानी जी के डिसाइपल हैं पंडित जयप्रकाश जी, उनसे सीखा। और गंगानी सर से भी मैंने पर्सनल क्लासेस ली हैं कथक की। और उसके बाद मैं जब मास्टर्स में आई तो डॉक्टर पुष्पिंदर मैम, जो कि जिन्होंने मुझे अपना यूथ फेस्टिवल तैयार करवाया, तो वो भी बहुत ही उनसे सीखने को मिला। और डॉक्टर डेजी वालिया जी, आई थिंक जो कथक जगत में है सभी उनका नाम जानते हैं, सब उनको पहचानते हैं। और डॉक्टर डेजी मैम, तो अगर और उनकी जो शख्सियत है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है हमेशा से ही। इनफैक्ट मेरे लिए नहीं, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनका जो बोलने का अंदाज, जो बैठने का अंदाज, पढ़ंत करने का अंदाज, कहने का अंदाज, सिखाने का अंदाज, ज्ञान का जो उनका भंडार है, उनके पास नॉलेज असीम है, अपार है। तो वो हमेशा से एक रोल मॉडल रही है मेरे लिए भी। और उसके बाद उनके अंडर ही इनफैक्ट मैं पीएचडी करी है। और करीबन 12 या 13 साल हो गए हैं उनके साथ मेरा ये रिश्ता, मास्टर से लेके अब तक पीएचडी का। और ना कि वो मेरी सिर्फ गुरु है एक्चुअली, और सिर्फ सिखाने में, सिर्फ डांस लाइफ में नहीं बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी वो बहुत कुछ सिखाती हैं। तो आई एम लकी कि मुझे ऐसी गुरु मिली है जो अभी तक मेरे साथ है। और उसके अलावा भी मैं कुछ कुछ वर्कशॉप्स भी मैंने अटेंड की हैं, जैसे फोक डांस की रूप सिंह शेखावत सर से, कंटेम्प्रेरी डांस की तुषार कालिया जी से, जो स्टार प्लस का एक रियलिटी डांस शो है उसके जज भी रहे, वो उनसे सीखा। और मेहर मलिक की बेली डांसेस भी मैंने अटेंड की। तो ऐसे ऐसे बहुत से गुरुज भी सब मेरे लाइफ में आए हैं। और यूनिवर्सिटी में जब गई तो डॉक्टर इंदिरा बाली मैम, जिनका जो एक मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जो चीजें कहने का एक तरीका है, मॉडर्न वे में हर अपनी प्रेजेंट बात को प्रेजेंट करने का, वो बहुत ही अंदाज अलग रहा। डॉक्टर आरोही मैम, ये सब मेरी लाइफ में गुरु आए। और बहुत लकी हूँ मैं, इतने गुरुओं का मुझे जो साथ मिला, और मैं सीखती चली गई और अभी तक भी वही जर्नी कायम है। यस मैम, बहुत अच्छे मैम। हम हर तरह के गुरु मिलते हैं हमें जिंदगी में, उनके अलग अलग तरीके होते हैं हमें सिखाने के। बट अगर उनका मन साफ हो और वो अच्छे से हमें सिखाना चाहें तो वो फिर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बना के देते हैं हमें। बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा गुरु ही अच्छा शिष्य बनाता है, और वो शिष्य को भी चाहिए अपने गुरु को सम्मान दे और रिस्पेक्ट दे हमेशा। यस मैम, सही बात है मैम। इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। Thank you so much, Dikta. And with this, ladies and gentlemen, I would like to take the leave. This was a very interactive and amazing session which was organized by the Dance Society under the Department of Cultural Affairs under the aegis of Division of Student Welfare at Lovely Professional University. And I'm sure you enjoyed this session with ma'am. And I will take your leave now. Thank you very much. Stay safe, stay happy. Thank you. Thank you, Lovely Professional University or Manpreet ji, for inviting me. Thank you so much.